हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के अपने आरएस प्रीलिम्स 2023 के लिए आज का जो टॉपिक है अपना प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है। ओके, लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल, डीपीएसपी वगैरह हो चुका है। एक बार जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है आरएस 2023 प्रीलिम्स के नेम से। चैनल पे एक बार विजिट कर लीजिएगा। ओके, हर बार की तरह जो भी मैंने पीडीएफ में मेंशन करा है उतना कर लेना। प्रेसिडेंट और गवर्नर में इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर में प्रेसिडेंट से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2003 से लेके और 2021 तक जो लास्ट आपका पेपर हुआ था। ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ ताकि वो भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ठीक है, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना मैंने बताया यहाँ पे उतना कर लेंगे, इजीली आरएस प्रीलिम 2023 निकल जाएगा। नाउ दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ आएगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को याद कर पाओगे, लॉन्ग टर्म तक याद कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो। अदरवाइज मैं चीज़ों को एक एक करके भी ले लेता, फिर वहाँ से वो चीज़ भूल जाते हैं, यहाँ से वो चीज़ भूल जाते हैं और कन्फ्यूज़न होता वो अलग। ठीक है, इसलिए अगर लॉन्ग टर्म तक याद रखना है तो इस तरीके से करोगे तो इजीली और इफेक्टिवली रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाउ फर्स्ट अपन देखते हैं प्रेसिडेंट। बेसिकली आर्टिकल फ्रॉम 52 to 78 इन पार्ट 5 में है। इस यूनियन एग्जीक्यूटिव की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 52 to 78 पार्ट 5 की बात आती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में बेसिकली कौन कौन आते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगा। ओके, प्रेसिडेंट बेसिकली द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, सब जानते हैं। एंड प्रेसिडेंट बेसिकली फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट एज द सिंबल ऑफ द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द नेशन। सेम थिंग हर बार की तरह कि जितने भी रेड कलर में मैंने वर्ड लाइनें दी हैं आपको, जितना भी मैंने रेड कलर में वर्ड्स दिए हैं उन वर्ड्स को ऐसे कैसे याद कर लेना, उन पैराग्राफ उन लाइंस को ऐसे कैसे याद कर लेना क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आरएस प्रीलिम 2023 में भी, 2021 में, 18 में, 16 में, 2003 में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिफरेंट पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो बहुत ढंग से याद रखना जो रेड कलर में मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। आर्टिकल 153 से 167 तक पार्ट 6 में बेसिकली स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। जब मैंने यहाँ पे ये 52 to 78 आर्टिकल दिया है ना, एक्चुअल में प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल जो होता है वो 54 से लेके 62 तक आर्टिकल जो डील किससे करते हैं? बेसिकली प्रेसिडेंट से। ठीक है, और जो 52 to 78 तक के आर्टिकल जो है वो डील करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं मैंने अभी आपको बताया। वैसे स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? गवर्नर आते हैं, सीएम आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट द सेंटर, वैसे स्टेट पे कौन हो गया? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नाउ द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, सब जानते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट और द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, क्योंकि गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। रियल एग्जीक्यूटिव हेड बेसिकली प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नाउ एक चीज़ याद रखिएगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि भाई हर एक स्टेट का हर एक गवर्नर, हर एक स्टेट का हर एक गवर्नर, लेकिन इसको चेंज कर दिया 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इन 1956 में। और इन्होंने कहा, इस एक्ट के अंदर हमने कहा कि भाई एक स्टेट के गवर्नर को हम दूसरे स्टेट में भी अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ द अपॉइंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। ओके, नाउ प्रेसिडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार क्योंकि इसमें से 2021 में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से 2018 में से पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छे से सुनना, पॉइंट टू पॉइंट सुनना, चीज़ों को समझना। प्रेसिडेंट इलेक्शन से ही क्वेश्चन ज़्यादा तक फ्रेम हो रहा है और अब मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, आपको पता ही होगा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, प्रेसिडेंशियल ऑफिस जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड ऑफिस है। ठीक है, नॉट बाय द डायरेक्टली बाय द पीपल। जैसे जनरल इलेक्शन है, लोकसभा असेंबली के इलेक्शन है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट प्रेसिडेंट में ऐसे नहीं होता है, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इंक्लूड होता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से याद रखना। राज्यसभा के और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, असेंबली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे बाईकैमरलिज्म है, एसएलसी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके मेंबर इंक्लूड नहीं होंगे। सुनना याद, उनके मेंबर इंक्लूड नहीं होंगे।
तो लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ले लेना भाई, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर ले लेना, ठीक है, और जो भी यूटी है, जहाँ भी असेंबली है, वहाँ के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। तो समझ आया कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर ही यहाँ पे पार्ट लेंगे, किसमें? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में, ठीक है भाई। नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, और ये 3 पॉइंट में मैंने यही डिस्कस किया है, 1 2 3। द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी दिल्ली एंड पौंडीचेरी। कौन कौन इंक्लूड नहीं होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो नहीं होंगे, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे नॉमिनेटेड एज वेल एज द इलेक्टेड दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा एसएलसी जहाँ पे है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे है एसएलसी, वहाँ पे जहाँ भी बाइकैमरलिज्म है वहाँ पे वो दोनों नहीं होंगे, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। अगर किसी को पता हो तो ओपन बैलेट से वोटिंग किसके इलेक्शन होते हैं तो मुझे बताइएगा। एक चीज़ यहाँ पे टर्म याद रख, ये लाइन याद रखिएगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बेसिकली फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स होते हैं, ठीक है ना। द कैंडिडेट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर द इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर द फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स। अब यहाँ पे कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है भाई जीतने के लिए? मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया? 50% से ज़्यादा आपको चाहिए, ठीक है, वोट्स, ठीक है, सीट नहीं वोट्स, ठीक है, याद रखिएगा। जब पार्लियामेंट बताएंगे तो मैं पूरी मेजोरिटी भी डिस्कस करूंगा, और पार्लियामेंट की, हाँ एक चीज़ मैं बोलने वाला था आपसे, पार्लियामेंट की हालांकि वीडियो डली हुई है, ईपीएफओ वालों के लिए करवाया था, तो सेम ही है, क्योंकि आपके लिए कोई पार्लियामेंट अलग से तो है नहीं, तो एक बार देख लीजिएगा उसको भी जाके, तो आपका पार्लियामेंट वाला चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। नाउ गवर्नर की बात करते हैं। यहाँ पे गवर्नर बेसिकली एक अपॉइंटेड ऑफिस है, इलेक्टेड ऑफिस तो है नहीं। पार्ट 6 में दिया हुआ है। आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 से दैट देयर शैल बी द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द 2 और मोर स्टेट। और एक बात सुन लीजिएगा, मैंने हर प्रोविजन के सामने आर्टिकल नहीं डाले हैं, उसका एक रीजन है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर पे मैं हर आर्टिकल में क्या दिया हुआ है वो डिस्कस आपसे करने वाला हूँ। मैंने एंड ऑफ द लेक्चर में आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जिसमें ये आर्टिकल इसमें ये दिया हुआ है, ये आर्टिकल इसमें ये दिया हुआ है, सब एक जगह कंसोलिडेट करके दे दिए है, ठीक है, ताकि आप एक इफेक्टिव वे में उसको याद कर सके और एक लॉन्ग टर्म तक उसको याद कर सके, ठीक है। चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही चीज़ों को अच्छी तरीके से याद कर पाओगे। जितना कॉम्प्लेक्स करोगे खुद ही कोई ज़्यादा दिक्कतें आएंगी ना। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, अभी मैंने क्या बोला कि गवर्नर इज ऑफिस इज बेसिकली अपॉइंटेड ऑफिस एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अपॉइंट कौन करता है भाई? गवर्नर को प्रेसिडेंट करता है। एंड ही इज द नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट हेल्ड द सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज द इंडिपेंडेंट ऑफिस, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं है सर। पर गवर्नर का ऑफिस जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफिस है एंड इज नॉट अ कंट्रोल एंड और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में डिक्लेयर कर दिया था कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज बेसिकली अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ठीक है भाई। नाउ ठीक है, अब तीन चीज देखेंगे, क्वालिफिकेशन, ओथ, कंडीशन, दोनों की एक साथ, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी चल रही, मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग की वीडियो में, ठीक है। प्रेसिडेंट बनना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है कि चाहिए गवर्नर के लिए? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। आप क्वालिफाई होने चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, इफ प्रेसिडेंट की ये क्वालिफिकेशन है। आप मेंबर नहीं होने चाहिए लोकसभा और ये किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, बट यू आर क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। 35 साल एज होनी चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और आप कोई होल्ड नहीं करने चाहिए ऑफ इट एंड प्रॉफिट। ये 4 कंडीशन दी हैं, 4 क्वालिफिकेशन है फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है भाई। गवर्नर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल सी 2 क्वालिफिकेशन दी गई हैं। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओथ की बात करें, सिंपल, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेते हैं और गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट ऑफ हाई कोर्ट,
ठीक है। अगर मान लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट नहीं है, जिस भी स्टेट के आप गवर्नर हो, तो कौन दिलवाएगा ओथ गवर्नर को? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट भाई, ठीक है। अब कंडीशन की बात कर लेते हैं, कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, यू शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आप हो तो आपको सीट वैकेंट करनी पड़ेगी, आपको सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। सेकंड चीज, एक चीज याद रखिएगा कि जो प्रिविलेजेस और अलाउंसेस होते हैं जो प्रेसिडेंट के, वो कौन डिसाइड करता है भाई? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। मैंने आपसे क्या बोला, जो भी रेड कलर में वर्ड मैं मेंशन कर रहा हूं, उन चीजों को ध्यान रखिएगा, उन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ही शुड नॉट बी है ना, ही शुड नॉट बी, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, नॉट बी है ये, ठीक है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। प्रिविलेजेस और अलाउंसेस वगैरह कौन डिसाइड करेगा भाई? पार्लियामेंट, ठीक है। नाउ इसमें कंडीशन में देख लेते हैं क्या क्या है। ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेम थिंग, गवर्नर के लिए भी सेम थिंग है। एंड if the any such person appointed the governor, he is deemed to the vacant his seat in the house on the date of the enter upon his office as the governor। अगर आप होते हो तो आपको सीट वैकेंट करनी पड़ेगी, सेम थिंग जो प्रेसिडेंट में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ही शुड नॉट द होल्ड ऑफ द ऑफिस एंड प्रॉफिट, होल्ड नहीं कर सकते, नॉर्मल सी बात है। और ही एंटाइटल्ड विदाउट द पेमेंट ऑफ, आप राजभवन में रहिए, वहाँ पे आपको रेंट नहीं देना, विदाउट पेमेंट ऑफ द रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, ठीक है भाई। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस गवर्नर के कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होगी, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। गवर्नर की सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होगी। कल को क्वेश्चन आ गया, द सैलरी ऑफ द गवर्नर चार्ज ऑन, ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। आंसर क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होगी। पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों फिफ्थ और सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी भी पर्सन को एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट का अगर गवर्नर आप अपॉइंट कर रहे हो, तो फिर अलाउंसेस वगैरह कैसे डिसाइड होंगे? अलाउंसेस बेसिकली शेयर बेसिस पे डिसाइड होंगे दोनों के स्टेट पे, ठीक है। अलाउंसेस पेबल टू हिम आर शेयर बाय द स्टेट, और कितने प्रपोर्शन में होंगे ये डिटरमाइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट नहीं करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी पीडीएफ में मैंने पॉइंट डाले हैं, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक पैराग्राफ, सब इंपॉर्टेंट है, इतना कर लेना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक साथ अपन देखेंगे टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर गवर्नर का भी टर्म देखेंगे, ठीक है। कंपेयर चीजें समझ आ रही हैं? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, वहां पे मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है भाई। टर्म की बात करते हैं, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को होल्ड कितने टाइम के लिए करते हैं भाई? 5 ईयर के लिए। रेजिग्नेशन किसको जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को जाएगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड, देखो होता क्या है कि जब तक, अगर प्रेसिडेंट का 5 साल का टेन्योर है, अगर वो टेन्योर पूरा हो गया, अगर न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट जब तक अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे, जब तक कि उनके सक्सेसर अज्यूम द चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल द सक्सेसर अज्यूम द चार्ज, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द री इलेक्टेड टू दैट ऑफिस। क्या रीअपॉइंट हो सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस। कितने टाइम हो सकते हैं? एंड नंबर ऑफ टाइम, ये भी चीज याद रखिएगा। द ही मे बी द इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म, लेकिन यूएस में क्या है? यूएसए प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इलेक्टेड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मोर देन द ट्वाइस। आप 2 साल तक, 2 साल मतलब 2 टर्म तक, सॉरी 2 टर्म तक आप इलेक्ट हो सकते हो यूएस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन हमारे लिए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने भी टर्म तक, एन नंबर ऑफ टर्म तक इलेक्ट हो सकते हैं, री इलेक्टेड के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है भाई। इम्पीचमेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है, वो एक ही ग्राउंड पे होता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलोगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो एक ही ग्राउंड पे अगर आप इम्पीचमेंट कर सकते हो प्रेसिडेंट का, ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
अब होता कैसे है, प्रोसीजर भी देख लो। मैं क्या कहा आपसे कि प्रेसिडेंट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके 2021 में क्वेश्चन नहीं हो पूछा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, तो इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। इम्पीचमेंट बेसिकली इनिशिएट हो सकता है किसी भी हाउस से, राज्यसभा से, लोकसभा से। क्लियर रखना इस चीज को। कैसे होगा, जिस भी हाउस से अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू हो रहा है उसमें क्या चाहिए, 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस का क्या चाहिए, साइन चाहिए। जिस भी अगर राज्यसभा से हो रहा है तो उसमें से 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ मेंबर क्या करेंगे, साइन करेंगे कि जो भी आप चार्ज को इनिशिएट कर रहे हैं। तो 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को फॉर द इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए। और इम्पीचमेंट प्रोसेस में मेजोरिटी प्लीज याद रखिएगा 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है। सबसे टिपिकल मेजोरिटी होती है ये, सबसे टिपिकल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सारी मेजोरिटी करवाएंगे जब पार्लियामेंट में डिस्कस करूंगा। हालांकि पार्लियामेंट में मैं ईपीएफओ वालों को करवाया था, वो वीडियो डली हुई है, ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट आपके लिए भी वही रहने वाला है और उनके लिए भी वही है, ठीक है। नाउ कितनी मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ईच हाउस में, ठीक है। मान लो लोकसभा में हुआ तो लोकसभा में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ की मेजोरिटी चाहिए। फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए। अब चीज को ध्यान से सुनना, यहां से आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। कितनी मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इट सेंड टू द अदर हाउस which should investigate the charge, and the president has the right to appear and to represent at such investigation। इसीलिए ही जो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है उसे क्वाजी जुडिशरी इम्पीचमेंट का, क्वाजी जुडिशरी प्रोसीडर कहा जाता है, क्वाजी जुडिशरी प्रोसीडर कहा जाता है इन द पार्लियामेंट, ठीक है भाई। ये चीज मैंने यही लिखी है, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2018 में, ठीक है। यहाँ पे कौन मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते इम्पीचमेंट में, यहाँ पे दिया हुआ है। अभी जो मैंने बताया, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। अब सुनिएगा, यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर हैं, चाहे इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड हों, सब पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो असेंबली के जो मेंबर हैं, असेंबली के इलेक्टेड नॉमिनेटेड जो भी हैं, असेंबली के मेंबर, स्टेट असेंबली के मेंबर, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रहेगी बात, ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रू दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, जो मैंने आपको बताया था। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट यूटी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में ओनली पार्टिसिपेट द लोकसभा एंड द राज्यसभा मेंबर, चाहे आप इलेक्टेड हो और चाहे आप नॉमिनेटेड हो, ठीक है भाई, याद रहेगा। नाउ वैकेंसी की बात करें, देखो वैकेंसी 4 तरीके से होगी, ठीक है। और एक और इंक्लूड कर दे तो 5 तरीके से आ जाती है। या तो आपका टेन्योर पूरा हो गया, या रेजिग्नेशन दिया है, या इम्पीचमेंट पे हो, या डेथ हुई है, या अदरवाइज का मैटर। अदरवाइज का मैटर में हम ले लेते हैं कि अगर आपके इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं, अगर उनको वॉइड कर दिया है तो किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है, तो इन 5 बेसिस पे वैकेंसी क्रिएट होगी। अब देखते हैं वैकेंसी में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो उसको मेरे को पूछ लेना कमेंट में, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नाउ व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, द इलेक्शन फिल वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। मैंने आपसे कहा जैसे कि 5 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, अगर 5 साल का टेन्योर खत्म हो रहा है किसी भी प्रेसिडेंट का, तो आपको उसके टेन्योर के एंड होने से पहले आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन केस ऑफ डिलेइंग इन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट बाय एनी रीजन, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यू द होल्डिंग द ऑफिस अंटिल द सक्सेसर अपील। मैंने आपको पहले बोला है कि प्रेसिडेंट जो है, जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, वो बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 ईयर तक भी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। जब तक ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे जब तक उनका सक्सेसर अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। नाउ
अगर वैकेंसी क्रिएट हुई रेजिग्नेशन से, डेथ से, रिमूवल से या फिर अदरवाइज वाला अगर आपके इलेक्शन को वॉइड कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। इस केस में 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आएंगे वो पूरे टेन्योर के लिए ही इलेक्ट होंगे, 5 साल के लिए। मान लेते हैं कोई को 3 साल के बाद उसका इम्पीचमेंट हो गया, अब 2 साल बचे। अब ये नहीं है कि न्यू प्रेसिडेंट 2 साल के लिए इलेक्ट होगा, वो पूरे रिमेनिंग 5 साल के लिए ही आएंगे, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट अज्यूमिंग द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। Then the vacancy occur in the office of the president due to the resignation, removal, death, otherwise the vice president exceeds the president until the new president is elected. Further, the sitting president is unable to discharge the function due to the absence of illness. The vice president discharges ये सेम चीज मैंने क्या बताया था आपको, अगर वैकेंसी क्रिएट है, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या अदरवाइज, तो कौन होल्ड करेगा ऑफिस। मान लो किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी का इम्पीचमेंट हो गया, किसी की डेथ होगी, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड करेंगे, ठीक है। या एब्सेंटी का केस चल रहा है, इलनेस है, ठीक है, कोई अदर रीजन है, प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर पा रहे ऑफिस को, तो कौन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी भी अगर वैकेंट है मान लेते हैं, वो भी अगर अपनी सीट पे नहीं है, तो कौन इसको फिर ऑफिस को होल्ड करेंगे, प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये आपके आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कौन करेंगे भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, ठीक है, द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज आल्सो वैकेंट, तो कौन करेंगे फिर ऑफिस को, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, ठीक है भाई, याद रखेंगे। एक्ट एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ अब आ जाते हैं गवर्नर पे। कोई भी डाउट हो पूछ लेना भाई, कमेंट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बना के रखना क्योंकि टाइम बहुत कम है, कोर्स बहुत ज्यादा है। टर्म ऑफ द गवर्नर, गवर्नर होल्ड द ऑफिस ऑफ द सेम 5 ईयर के लिए, अपॉइंटेड ऑफिसर है, अपॉइंटेड ऑफिस है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, याद है। नाउ इनका रेजिग्नेशन किसको जाएगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, इनका किसको जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है भाई। नाउ द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर, ये चीज को ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर द गवर्नर अपॉइंटिंग टू द वन और स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। फर्दर द गवर्नर हुज टर्म एक्सपायर में बी रीअपॉइंटेड द सेम स्टेट और द अदर स्टेट, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अपॉइंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड द गवर्नर हुज टर्म इज एक्सपायर मे बी रीअपॉइंटेड, तो गवर्नर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं सर, बिल्कुल है, ठीक है। मैंने आपसे पहले बोला, फर्दर द गवर्नर हुज टर्म वाज एक्सपायर मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट, ओके। नाउ सेम थिंग यहाँ भी है, द गवर्नर कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म 5 ईयर अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम द चार्ज, ओके। नाउ ये डिस्कस कर ही लिया है। नाउ अब आते हैं पावर फंक्शन, दोनों के देखते हैं क्या पावर है, क्या फंक्शन है गवर्नर और प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पावर एंड फंक्शन में बहुत सारी चीज ऐसी है जो पार्लियामेंट में कवर होंगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे वही चीजें पावर और फंक्शन में ली हैं जो कि अभी डिस्कस करने के लिए जरूरी हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना मैंने पीडीएफ में लिखा है उसको टू द पॉइंट कर लेना, इससे ज्यादा प्रेसिडेंट और गवर्नर में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजों को बार बार रिपीट करने से कोई सेंस नहीं है, ठीक है। नाउ पावर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पहले देखते हैं, फिर गवर्नर के देखेंगे, ठीक है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है किसके नेम पे होंगे भाई, प्रेसिडेंट के नेम पे होंगे, सब जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भी ओके। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। ये सारी चीज मैंने लिखी हुई है, एक बार आप पीडीएफ को रीड करिएगा, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नाउ ही सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर of the union proposal of the legislature from the prime minister. He can declare any area, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। He can declare any area as a scheduled area and has a power with respect to administer the scheduled area and the tribal area, ठीक है। Now 6th पॉइंट, सम्मन करना है, प्रोरोगेट करना है पार्लियामेंट को, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग को सम्मन करना है, कौन करवाएगा, प्रेसिडेंट करवाएंगे। ज्वाइंट सिटिंग को
प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये पूरी डिस्कस होंगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का ही वो पार्ट है, ठीक है। अभी ध्यान रखिए जितना मैं बता रहा हूँ। ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन को एड्रेस कौन करवाएगा? प्रेसिडेंट करवाएंगे। फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर को कौन कमेंस करवाएगा? प्रेसिडेंट करवाएंगे। और जनरल इलेक्शन के बाद का फर्स्ट सेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ ही डिसाइडेड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज, ठीक है, और एमएलए, ठीक है, किस बेसिस पे होती है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी 3 बेसिस पे होती है। एक तो होगा आरपीए के बेसिस पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, दूसरा होगा एडीएल एंटी डिफेक्शन लॉ, तीसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बेसिस पे। जब एडीएल की बात होती है डिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर दो बेसिस पे अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है एमपी एमएलए का, या तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बेसिस पे या फिर आरपीए के बेसिस पे 1951 के बेसिस पे, उसमें जो डिसाइड करेंगे उसमें डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, अगर एमपी का मामला है तो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मामला है तो, ठीक है भाई। 8th पॉइंट में मैंने ये दिया है कि ही डिसाइडेड द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। कंसल्टेशन किसकी लगेगी? इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। नाउ 9th पॉइंट देखिएगा, ही कैन प्रेरोगेट द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की पावर है इनके पास, ठीक है। और ऑर्डिनेंस की सेम पावर रहती है, सेम एक्ट करता है एज ए लेजिस्लेचर, ठीक है। नाउ he can prorogate the ordinance when the parliament is not in session. This ordinance must be approved by the parliament in the 6th week. अगर parliament in session में नहीं है, ठीक है, either the both house or the one house, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस पास करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। और ये ऑर्डिनेंस आफ्टर द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट अप्रूव हो जाना चाहिए विद इन 6 वीक के अंदर, ठीक है भाई। एंड ही कैन ऑल्सो विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। बिल बेसिकली 3 तरह के होते हैं, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल ए बी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी होता है, ओके, वो सारा का पार्लियामेंट का ही पार्ट है वो। अभी समझिए कि मनी बिल जब इंट्रोड्यूस कराना है पार्लियामेंट में, ओनली द प्रायर रिकमेंडेशन किसकी लगेगी? प्रेसिडेंट की, ओके। नाउ 11th पॉइंट देखिए, नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, अगर डिमांड ऑफ ग्रांट चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। 12th पॉइंट देखिए, कंटीजेंसी फंड क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है। ये सारे फंड में 3 फंड होते हैं, किसी को पता है तो कमेंट में बताइएगा, 2 तो मैं बता ही चुका हूँ, तीसरा बताइएगा अगर आपको पता है तो। अगर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है एडवांस में, तो उस फॉर द अनफोर्स एक्सपेंडिचर के लिए तो प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं। ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्स एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट कर रहा है? और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। यही चीज मैंने 13 पॉइंट में दी है। 14 पॉइंट देखिए, ये प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, बट जो एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट से आएगी वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, ये बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। और आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन होता है, जो भी एक्शन होता है, वो ओनली और ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट की खुद की कोई डिस्क्रिशनरी पावर होती नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशनरी पावर है ही नहीं कुछ प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और वो जो भी काम करेंगे, जो भी करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नाउ 15 पॉइंट में मैंने क्या बोला है? ही इज द ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। इन दैट कैपेसिटी ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, ठीक है। ही कैन डिक्लेयर अ वार और कंक्लूड अ पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। नाउ 16 पॉइंट देखिएगा। 16 पॉइंट में मैंने बिल से रिलेटेड कुछ बात करी है। देखो, कोई भी बिल आया पार्लियामेंट में, ठीक है, वो बिल कहीं भी इनिशिएट हुआ, लोकसभा में हुआ या फिर राज्यसभा में हुआ, ठीक है। वो बिल एक हाउस में गया, मान लो लोकसभा में हुआ तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट जाएगा, प्रेसिडेंट इस पर असेंट देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये बिल क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। यही प्रोसेस होता है भाई, ठीक है। और कैसे होता है ये सब, ये पूरा पार्लियामेंट का पार्ट है, वहां करवाएंगे, ठीक है। अभी जो समझना है, सुनना है वो सुनो, ठीक है। जब बिल जाता है प्रेसिडेंट के बाद फॉर द असेंट, उसके बाद उसमें प्रेसिडेंट के पास 3 चीज है, या तो आप साइन दे दीजिए, या तो आप असेंट दे दीजिए, या असेंट को विदहोल्ड करके बैठ जाइए, या फिर आप बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दीजिए फॉर द पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आपने पार्लियामेंट को बिल
आपने रिटर्न कर दिया फॉर द रिकंसिडरेशन, अगर पार्लियामेंट ने दोबारा आपके पास बिल भेजा विदाउट द अमेंडमेंट और विद द अमेंडमेंट, आपको असेंट देना पड़ेगा, आपको असेंट देना पड़ेगा अगर पार्लियामेंट ने दोबारा बिल को रिटर्न कर दिया, ठीक है, विद और विदाउट द अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट हैज टू गिव द असेंट टू द बिल। ओके, नाउ एक और चीज समझिएगा, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास करा, गवर्नर की एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो बिल को रिजर्व रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो इस चीज में डिस्क्रिशनरी पावर में अगर देखें तो गवर्नर जो होते हैं उनके पास ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास करा, अब भाई जो स्टेट लेजिस्लेचर जो बिल पास कर रहा है वो भी लॉ तभी बनेगा जब गवर्नर का असेंट मिलेगा, यही चीज है ना भाई। यहाँ पे जो सेंटर पे हो रही है वही स्टेट लेवल पे हो रही है, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उस बिल को रख सकते हैं, उस बिल को कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर में आ जाता है। एक और डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती है उनकी कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंशियल रूल के लिए, ठीक है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। किसी को पता हो तो किस आर्टिकल में स्टेट इमरजेंसी लगती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है, मुझे कमेंट में बताइएगा, आगे तो मैं डिस्कस करूंगा ही। इस केस में प्रेसिडेंट के पास क्या होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं। अगर इस गवर्नर ने रिजर्व करा है बिल प्रेसिडेंट के लिए तो या आप असेंट दे दीजिए, विदहोल्ड कर लीजिए, या आप गवर्नर को रिटर्न कर दीजिए बिल कि वो रिकंसिडरेशन के पास भेजे स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। बिल को रिटर्न कर दिया गवर्नर को, गवर्नर उसको क्या करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा फॉर द रिकंसिडरेशन। लेकिन इसमें ये चीज को ध्यान रखिएगा कि इसमें ये चीज को याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो उस पर असेंट दे ही दें, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट कि इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट इवन इफ द बिल अगेन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट अगेन हिम टू द कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पे था, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी नहीं कि आपको साइन देना ही देना है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने अगर ये काम किया, पार्लियामेंट को आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, पार्लियामेंट ने फिर आपके पास दोबारा बिल को सेंड किया, तो आपको असेंट देना पड़ेगा, ठीक है भाई। डिस्क्रिशनरी पावर समझ आई? ओके, अब आ जाइए गवर्नर के फंक्शन एंड पावर पे, ठीक है। पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जा रहे हैं स्टेट पे, सारे के सारे गवर्नर के नेम पे लिए जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट सीएम एंड अदर मिनिस्टर, ओके। ही अपॉइंटेड द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ही अपॉइंटेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा, ही अपॉइंटेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइनिंग हिज कंडीशन एंड सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस, ठीक है। जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरीके से रिमूव होगा? जज ऑफ द हाई कोर्ट की तरह, ठीक है भाई। 5th पॉइंट समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, 5th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ही अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस, ठीक है। अब आप राजस्थान का आरएस दे रहे हो तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, ठीक है। इसके चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। हाउएवर दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट और नॉट बाय द गवर्नर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस 5th पॉइंट को, ठीक है। नाउ ही कैन रिकमेंडेड, मैंने अभी बताया था डिस्क्रिशनरी पावर सेम आ गया। ही कैन रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट, ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर में आ जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ही कैन एक्ट एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, ही ऑल्सो अपॉइंट द वाइस चांसलर और ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। अब याद रखिएगा यहाँ पे ओनली स्टेट यूनिवर्सिटी की बात है, नो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप किसके वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए? स्टेट यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी इन द स्टेट के, ठीक है। ही ऑल्सो अपॉइंटेड द वाइस चांसलर इन द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, ठीक है। नाउ ये इनका भी सेम वर्क है, सम्मन कराते हैं, प्रोरोगेट कराते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर आपने मेजोरिटी लूज करी तो, ठीक है। नाउ मोशन पास होता है उसके लिए, ठीक है। और कौन सा मोशन पास होता है मेजोरिटी को प्रूफ करने के लिए वो मुझे बताइएगा।
किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस। जनरल इलेक्शन का जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें फर्स्ट कमेंसमेंट कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं स्टेट पे, और सेंटर में कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है, कौन करवाते हैं, जनरल इलेक्शन के बाद। और हर साल का एक पहला सेशन कौन कमेंस करवाएगा, गवर्नर और प्रेसिडेंट एट स्टेट एंड सेंटर रेस्पेक्टिवली। नाउ he decided the disqualification of the member of the state legislative in the consultation of the election commission, कौन, ठीक है। नाउ देख लो चीजें कितनी ओवरलैप हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आ रही है जो आपने यहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ा है, तो एक बार प्रेसिडेंट समझ लोगे तो गवर्नर अपने आप इजीली समझ आ जाएगा। ही कैन प्रोमोगेट द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस प्रोमोगेट करने की भी इनके पास पावर है। कब है पावर, जब सेशन में नहीं है लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन में नहीं है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस जो अप्रूव होना चाहिए 6 वीक के अंदर हो जाना चाहिए आफ्टर द असेंबली रिजेंबल, ठीक है, याद रखिएगा। नो डिमांड ऑफ द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, इनकी रिकमेंडेशन लगेगी। और ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मैंने बताया 3 फंड होते हैं, अभी बताया था, किसी को पता है तो कमेंट में मुझे बताए कौन कौन से फंड हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, सुनिएगा बट को, तो वो एडवांसमेंट निकाल सकते हैं गवर्नर फॉर द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। ही कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया नहीं, जो कि फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन बेसिकली सेटअप करता है, बाय द प्रेसिडेंट। और स्टेट फाइनेंस कमीशन बेसिकली कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है। ही कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर रिव्यूड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायती एंड द म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। और जो फाइनेंस कमीशन जो सेंटर पे होता है वो किसको रिव्यू करता है, फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। और यहाँ पे किसको होता है, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी। नाउ ही मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज का कौन करेगा, गवर्नर करेंगे, याद रखिएगा। अब बिल की बात कर लेते हैं। अब बिल जैसी आया, सेम थिंग जो प्रोसेस सेंटर पे होता है, बिल इनिशिएट हुआ, कोई से भी उसमें बेसिकली कितने स्टेट में बाइकैमरलिज्म है, मुझे जरा कमेंट में बताइएगा, जिस भी स्टूडेंट को पता है कितने स्टेट में बाइकैमरलिज्म है, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और एसएलसी भी है, काउंसिल भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। बाइकैमरलिज्म कितने स्टेट्स में मुझे बताएं, ठीक है। नाउ यहाँ पे गवर्नर के पास असेंट दे दें, असेंट को विथहोल्ड कर दें या तो रिटर्न कर दें बिल रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। अगर गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर को साइन देना पड़ेगा, रिटर्न होता है तो सेम चीज है। यहाँ भी मैंने यही डिस्कस करी थी, यहाँ भी मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अभी मैंने बताया था कि इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं बिल को फॉर द रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनको रिजर्व करना ही पड़ेगा बिल, अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करा है। इन वन केस सच द रिजर्वेशन फॉर द ऑब्लिगेशन, reservation is obligation that the bill passed by the state legislature for the position of the state high court। अगर कोई स्टेट हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई बिल आया है तो उस कंडीशन में आपको बिल को रिजर्व करना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए जाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हमारी जुडिशरी सिस्टम क्या है, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ पीछे के लेक्चर, पीछे के क्लासेस लगाते हुए आइए, तभी आगे की क्लासेस बहुत इफेक्टिवली समझ आएंगी, ठीक है। नाउ समझ आया भाई। इन वन केसेस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेशन दैट इज वेयर द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इंडेंजर द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। और भी कंडीशन है जिसमें ये बिल को रिजर्व कर सकते फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे अल्टर दैट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी में कोई करना है, अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, डीलिंग द कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ पार्डनिंग पावर, ठीक है भाई। अब पार्डनिंग पावर की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ओके। नाउ प्रेसिडेंट की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर गवर्नर की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमाइट, सस्पेंड एंड कम्यूट द पनिशमेंट और द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड टू द सेंट्रल लॉ, ठीक है भाई। ये बेसिकली पावर इनको आर्टिकल 72 से आती है, ठीक है। नीचे आर्टिकल सारे मेंशन है, मैं अभी वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, वेट करिए चीजों का, ठीक है भाई। नाउ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो
वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी पनिशमेंट, किसी भी सेंटेंस को। अब देखो मैं यहाँ पे हर एक वर्ड के मीनिंग को मेंशन कर देता, आपके आरएस में नहीं पूछेगा, फिर भी किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। पार्डनिंग का मतलब होता है टू रिमूविंग द बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन कंप्लीटली एंड कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड एंड कन्विक्टेड फ्रॉम द ऑल द सेंटेंस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपने जितने भी सेंटेंस थे, पनिशमेंट थे, डिस्क्वालिफिकेशन, सारे क्या कर दिए, पार्डन कर दिए। ठीक है, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने इट डिनोट द सब्स्टिट्यूट द वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट इन द लाइटर फॉर्म। जैसे कि किसी को दैट सेंटेंस मिला है, उसको हमने रिगरस रिप्रेजेंटमेंट में कर दिया। ठीक है, किसी को दैट सेंटेंस मिला है, हमने उसको क्या कर दिया, रिगरस इम्प्रिजमेंट कर दिया। ये होता है कम्यूटेशन का मतलब। रिमिशन का मतलब क्या होता है कि हमने रिड्यूस कर दिया पीरियड ऑफ सेंटेंस। मान लीजिए किसी को 2 साल का अगर इम्प्रिजमेंट है, हमने उसको क्या कर दिया, 1 साल का कर दिया, इसे कहते हैं रिमिशन। ठीक है भाई। रिस्पाइट क्या होता है, लेसर सेंटेंस दे दिया इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल सेंटेंस। ठीक है, उसमें ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई प्रेग्नेंट मूवमेंट है, वो ऑफेंडर है, तो उसमें हमने क्या करा, उसको लेसर सेंटेंस दे दिया इन द रिप्लेस ऑफ ओरिजिनल अवार्ड, उसे कहते हैं रिस्पाइट। रिप्राइव में क्या होता है, हमने इट इम्प्लाई द स्टे लगा देना, इट इम्प्लाई द स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे क्यों लगा देना, इट पर्पस क्या है इसका, टू इनेबल द कन्विक्ट टू हैव द टाइम टू सीक द पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, याद रहेगा, मीनिंग लिख लेना, मैंने लिखवा दिए, पूछेगा नहीं आपसे आरएस में। ठीक है, नाउ यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस की बात होती है तो उसमें डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड का। अभी आप अपने एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ो, आरएस की प्रीलिम्स के निकालने के हिसाब से पढ़ो अभी। ठीक है, नाउ ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमाइट, सस्पेंड कम्यूटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। ठीक है, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर खाली प्रेसिडेंट के पास है। इस चीज को याद रखना सर, इस चीज को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ही इज द ओनली अथॉरिटी टू पार्डन द डेथ सेंटेंस। ठीक है, और सेकंड चीज, ये भी खाली प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, अगर कोई भी पनिशमेंट और सेंटेंस अगर कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट से आता है, कोई भी पनिशमेंट और सेंटेंस, अगर उसको पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंशन, रिमिशन, कम्यूटेशन करना है तो वो भी पावर किसके पास है, ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ गवर्नर के क्या है इसमें पार्डनिंग पावर में, ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमाइट, सस्पेंड एंड कम्यूट द पनिशमेंट एंड सेंटेंस ऑफ द एनी पर्सन कन्विक्टेड टू द स्टेट लॉ। इनके पास भी है, लेकिन इनके पास डेथ सेंटेंस की नहीं है, डेथ सेंटेंस में इनकी कोई पावर नहीं है। इवन इफ द स्टेट लॉ में भी अगर कोई डेथ सेंटेंस दिया हो तो, इवन इफ द स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब फॉर द डेथ सेंटेंस, द पावर टू ग्रांट द पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर। बट द गवर्नर क्या कर सकते हैं इसमें, सस्पेंड, रिमाइट एंड कम्यूट द डेथ सेंटेंस, पार्डन नहीं कर सकते। डेथ सेंटेंस को पार्डनिंग करने की पावर गवर्नर के पास नहीं है। किसको भाई, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर। ठीक है भाई, और मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल से अगर कोई ऐसा पनिशमेंट और सेंटेंस आया है, उसके रिस्पेक्ट में ओनली प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नो सच पावर। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर की, स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया था, अभी देख लीजिए। प्रेसिडेंट इज बेसिकली ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल हेड। द रियल एग्जीक्यूटिव बेसिकली अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और इन अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है भाई, याद रहेगा। और यही चीज यहाँ पर है, गवर्नर भी क्या होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, और रियल हेड कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की, मैम द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, 15th नंबर की, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये पहले क्या थी, ये गवर्नर ऑफ झारखंड रही हैं 2015 से लेके 2021 तक। ठीक है, नोट डाउन कर लेना भाई अपने नोट्स में। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं ये, इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। किस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, संथाल ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और संथाल ट्राइबल जो है
इट इज थर्ड ट्राइबल इन इंडिया। संथाल ट्राइबल से द्रौपदी मुर्मू बेसिकली बिलोंग करती हैं और ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल है इन इंडिया आफ्टर द गोंड्स एंड भील। आफ्टर द गोंड एंड भील, याद रहेगा भाई, इतने अपने नोट्स में इन चीज के बारे में लिखना, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू बेसिकली सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले कौन थी इनसे पहले? प्रतिभा पाटिल। कब से कब तक? 2007 से 2012 तक प्रतिभा पाटिल जी, मैम प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट रही हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन? राजेंद्र प्रसाद। सेकंड राधा कृष्ण जी। थर्ड जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की डेथ के बाद, डेथ के लिए कौन आए? वीवी गिरी को बैठाया गया एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। वीवी अगर कल को आ जाए जाकिर हुसैन की डेथ होने से एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन गए? तो वीवी गिरी, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ एक और चीज लिखिएगा प्रेसिडेंट के फैक्ट में कि राजेंद्र प्रसाद बेसिकली फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही इज द ओनली प्रेसिडेंट सर्व द टू कंसेक्यूटिव ईयर, टू कंसेक्यूटिव टर्म। यही ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं जिन्होंने दो टर्म लगातार अपने ऑफिस में होल्ड करे हैं, ठीक है, 5-5 साल। एक्चुअली इनका पूरा टेन्योर 12 साल का रहा था, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन्होंने होल्ड करे अपने ऑफिस में। टोटल इनका जो टेन्योर रहा राजेंद्र प्रसाद को 12 साल का रहा था। अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना जितने भी पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। नाउ अब आप राजस्थान की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। नाउ गवर्नर ऑफ राजस्थान अभी कौन है भाई? कलराज मिश्रा, ठीक है। पहले कौन थे? कल्याण सिंह। कलराज मिश्रा 19th गवर्नर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के भी, इससे पहले। इस चीज को अपने नोट में नोट डाउन कर लेना। अभी मैंने बताया था मैम द्रौपदी मुर्मू भी गवर्नर रही हैं झारखंड की बिफोर द प्रेसिडेंट। कब से कब तक? 2015 से 2021 तक, ठीक है। अब गवर्नर ऑफ राजस्थान में कुछ चीज लिखो, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड बोर्ड ऑफ द सोसाइटी के एक नोट डाल के लिख लो कि गवर्नर ऑफ राजस्थान बेसिकली चेयरपर्सन ऑफ द वेस्टर्न जोन कल्चर सेंटर, महाराष्ट्र, राजस्थान, उदयपुर, गुजरात, गोवा। गवर्नर ऑफ राजस्थान चेयरपर्सन ऑफ द सैनिक कल्याण बोर्ड। एज सेकेंड पॉइंट, चेयरपर्सन ऑफ अरावली डेवलपमेंट बोर्ड। फोर्थ पॉइंट, चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी। फोर्थ पॉइंट, चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है, फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओनली द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, ओके। नाउ गवर्नर द चेयरपर्सन ऑफ एक्स आर्मी पर्सन वेलफेयर कमेटी, ठीक है भाई, याद रहेगा। और राजस्थान में जब बात करते हैं तो अभी तक पिछले 4 साल में कितने ऑर्डिनेंस पास हुए हैं गवर्नर के थ्रू, ये लिख लीजिए। 2022 में एक भी नहीं हुआ था, 2021 में एक भी नहीं हुआ, 2020 में 8 ऑर्डिनेंस आए थे, 2019 में 3 ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, ठीक है भाई। कितने बिल पास हुए ये भी लिख लीजिए असेंबली में। राजस्थान 2022 में 21 बिल पास हुए हैं, 2021 में 20 बिल पास हुए हैं, 2020 में 37 बिल हुए हैं, 2019 में 37, ठीक है भाई। ये कुछ आपके राजस्थान स्पेसिफिक वाले पार्ट में आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और तो जो बेसिक है गवर्नर के बारे में आपको पढ़ना था वो मैंने बता ही दिया है। नाउ अब ये देख लीजिए स्टेट आर्टिकल की लिस्ट देख लीजिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड पहले लिस्ट देख लीजिए 52 से लेके और पूरे के पूरे ये मैंने ये आर्टिकल 143 तक मेंशन कर दिए हैं, ठीक है भाई। इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल दे दिए और ये सारे के सारे गवर्नर वाले आर्टिकल दे दिए, ठीक है। देख लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में डाउनलोड कर लेना, ओके ओके। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो मेरे से पूछ लेना, कमेंट में डाल देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। पूरे मैंने कंपेरेटिव वे में आपको चीज़ें समझा दी हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें बिल से रिलेटेड हैं वो पार्लियामेंट वाले में होंगी, और पार्लियामेंट वाला हालांकि मैंने करवा रखा है ईपीएफओ वालों का, वो भी आप जाके देख लीजिए, क्योंकि सेम पार्लियामेंट आपको भी मैं बताने वाला हूँ और वही पार्लियामेंट मैंने उनको बताया था ईपीएफओ वालों को। आपके लिए कोई नया नहीं बन जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट इस बार बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ को याद रख लेना, इस पीडीएफ से को बिल्कुल भी एक भी पॉइंट मिस मत करना, टू द पॉइंट इसको याद कर लेना, ओके। और सारी लेक्चर पीछे से लगाते हुए आइए, चीज़ों को रिवाइज करते हुए आइए, जितनी भी क्लास हुई है उनको रिवाइज करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितनी हो सकता है उतना मैक्सिमम वीडियोस को शेयर कर दिए ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचे, वो भी आरएस प्रीलिम 2023 को क्वालिफाई करें,
ठीक है, उनको भी एक फिल्टर कंटेंट और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल पाए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।